हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 और आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। लास्ट टाइम हमने किया है लेक्चर नंबर 5 जो कि था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर। आप लोग उसको 2 वीडियोस में देखें, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर जो था उसको भी आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। आज हम लोग उससे आगे जो है वो एक स्टेप बढ़े हैं और हमारे पास ये एक लॉ है, गाउसीज लॉ, जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है इसके कॉन्सेप्ट को, और फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो हमने जो है वो करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एफएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गाउसीज लॉ की डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो फाइंड करनी है, जो कि इसकी एप्लीकेशंस हैं, उसमें भी सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन जो है उसको हमने जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, तो जो हम स्टार्ट करते हैं गाउसीज लॉ की डेफिनेशन से। गाउसीज लॉ की डेफिनेशन जो है उसको समझते हैं और उस पर बात करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है, अगर उसको मैं लिखूं तो वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface, sphere is a closed surface, electric flux through a closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge, total कह लें या उसको नेट कह लें, the total charge enclosed by the surface। जी बच्चों, हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसकी स्टेटमेंट है, वो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब जो गाउसीज लॉ बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकें किसी भी क्लोज्ड सरफेस का, राइट। एक होती हैं ओपन सरफेसेस और एक होती हैं क्लोज्ड सरफेसेस। ओपन सरफेस में एक शीट है, जैसे ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है, जैसे एक पेपर है, उसको हम ओपन सरफेस की एग्जांपल्स में लेते हैं, राइट। तो ओपन सरफेस इज़ एन ओपन सरफेस। और क्लोज्ड सरफेस जो है उसमें, जैसे कि एक स्फीयर जो है दैट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस, अ क्यूब इज़ अ क्लोज्ड सरफेस, अ सिलेंडर इज़ अ क्लोज्ड सरफेस। ये इरेगुलर शेप्स हैं, इरेगुलर शेप में भी हो सकती है क्लोज सरफेस। तो गाउसीज लॉ हमें हेल्प आउट करता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है तो आप उस क्लोज्ड सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एक नंबर होगा। एप्सिलॉन नॉट इज़ अ वैल्यू, दिस इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी एक वैल्यू है, 1 ओवर दैट वैल्यू इज़ अ नंबर, दैट नंबर टाइम्स द टोटल नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जितना उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, उसको अगर हम 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करें तो दैट विल बिकम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through that closed surface। तो Gauss's law is very much applicable, is very much applicable। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करने लगा था, यूज़फुल, इज़ वेरी मच यूज़फुल। तो Gauss's law is actually very much applicable, is not that much useful। ये बात जो है ना वो लेक्चर के एंड पे करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि Gauss's law is very much applicable to solve many different types of problems। और हर प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं, और इसको फिर यूज़ करते हुए गाउसीज लॉ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पर हम बाद में बात करते हैं। अगर मैं इस डेफिनेशन को, गाउसीज लॉ की इस डेफिनेशन को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैथमेटिकली जो है इस डेफिनेशन में जो एफ फाई है दैट इज़ फ्लक्स, नेट का वर्ड यूज़ कर लें, NET और TOTAL टोटल यूज़ कर लें, दैट्स सेम मीनिंग। सो द नेट फ्लक्स और द टोटल फ्लक्स, राइट। आपकी बुक में टोटल लिखा है तो आई यूज़ टोटल। सो टोटल फ्लक्स जो है दैट इज़ इक्वल्स Q ओवर
एप्सिलॉन नॉट, नहीं, ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर लिखी है कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q मीन्स Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली help us to find electric flux through any closed surface, right? अब इसकी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ. लेट्स से ये हमने जो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उसमें जो पहली एग्जांपल है वो मैं कहता हूँ कि फ्लक्स थ्रू आ सफ़ियर, फ्लक्स थ्रू आ सफ़ियर, ये हमारा टॉपिक भी था लेक्चर नंबर 5. उसमें ये था कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और ये पॉइंट चार्ज Q जो है वो एक सफ़ियर में रखा हुआ है. अब जो सफ़ियर है ये सफ़ियर एक क्लोज्ड शेप है, एक रेगुलर शेप है. इसका जो रेडियस है सेंटर से हर सरफेस के किसी भी पॉइंट पे दैट इज़ सेम. तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा, सिंपली हम इसको उस दिन प्रूफ भी वैसे हमने किया था लेक्चर 5 में. तो सिंपली इसका अगर किसी ने फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो ये देखें कि हाउ मच चार्ज इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर एंड देन यूज़ दिस इक्वेशन एंड फाइंड द टोटल फ्लक्स. ठीक है, तो ये पहली एग्जांपल है जिसमें फ्लक्स थ्रू आ सफ़ियर. दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ फ्लक्स थ्रू आ क्यूब. लेट्स से हमारे पास एक क्यूब है और ये एक क्यूबिकल जो है ये शेप है और इस क्यूबिकल शेप जो है इसके अंदर यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है Q. तो ये जो क्यूब है दैट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस फ्रॉम ऑल अराउंड. तो इसका अगर किसी ने फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सिंपली गाउसेस लॉ, यूज़ गाउसेस लॉ एंड फाइंड टोटल फ्लक्स Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. यू कैन फाइंड द टोटल फ्लक्स. इस तरह एक अगर और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ, एक और एग्जांपल आप लोगों को दे दूँ, नंबर 3 एग्जांपल. तो उस एग्जांपल में लेट्स से कि हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पर जो है वो एक चार्ज Q है. तो कोई पूछता है कि इस सिलेंडर का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो सिंपली वी कैन यूज़ दिस गाउसेस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर. ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स मैंने दी हैं. ये तीनों जो हैं ये एक रेगुलर शेप्स हैं जिनके फार्मूलाज हमें पता है, इनके एरिया, इनके वॉल्यूम्स वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं. सिमेट्रिक हैं तीनों शेप्स. और इसके अलावा अगर मैं एक एग्जांपल दूं फोर्थ की, तो वी हैव एन ऑर्बिट्रेरी शेप, राइट. हम इस शेप का क्या नाम है वो पता नहीं, अभी इसको हम क्या नाम दे सकते हैं. तो इस शेप के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से जो इसका फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, जो इसका फ्लक्स होगा वो भी हम इस गाउसेस लॉ की इक्वेशन से, फॉर्मूले से, डेफिनेशन से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, इस बात को आप समझ गए कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का अगर फ्लक्स फाइंड करने की बात आए तो उसको हम इस गाउसेस लॉ के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है ना वो मैं आपसे बात करता हूँ, एक पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि 2 सिचुएशंस हैं हमारे पास. 2 सिचुएशंस किस हवाले से. पहली हमारे पास सिचुएशन ये है कि किसी क्लोज्ड जो है सरफेस उसके अंदर एक अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज़ प्लेस्ड, अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज़ प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, अगर आप देखें कि क्लोज्ड सरफेस है तो उसके अंदर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है. जैसा कि ये देखें, ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, ये सिंगल पॉइंट चार्ज है और ये सिंगल पॉइंट चार्ज है. तो अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज़ प्लेस्ड इन अ क्लोज सरफेस. तो उस केस में भी गाउसेस लॉ एप्लीकेबल होगा. इसी तरह से हम इसको फाइंड करेंगे. नंबर 2 कि अगर सिंगल नहीं है, वी हैव एन अरेंजमेंट ऑफ, देयर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ different number of charges, या there is a charge distribution, there is an arrangement of different charges placed at different positions at different
पोजीशंस। तो फिर इसमें जो है ना, इस सिचुएशन में कि हमारे पास, जैसा मैंने ये कहा कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये एक सफ़ियर है और इस सफ़ियर में एक प्लस क्यू है और एक दूसरा चार्ज जो है ये नेगेटिव क्यू है। तो ये जो सिचुएशन है वो इस सिचुएशन से डिफरेंट है। ये सिंगल पॉइंट चार्ज है और ये 2 पॉइंट चार्ज है, जिसमें एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, दो, इसको डाइपोल भी कहते हैं, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट पोलैरिटी। तो इस केस में भी सिंपली जो गाउसेस लॉ है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, एक तो यस के अगर मल्टीपल चार्ज, या इसको हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे केस को हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिफरेंट पोजीशंस पे पड़ा हुआ है। तो उस केस में भी गाउसेस लॉ उतना ही एप्लीकेबल है जितना इस केस में सिंगल पॉइंट चार्ज में। तो उस केस में जो है ना, वो फिर हम क्या करते हैं, उसका रूल क्या है? तो उसका रूल ये है कि जब हम गाउसेस लॉ यूज़ करते हैं, यानी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें Q जो है दैट इज़ नाउ द टोटल चार्ज। ठीक है, ये देखें इसमें डेफिनेशन में भी ये आया था, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल और द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इस केस में जो है ना, अगर इसका मैं टोटल चार्ज लूँ तो प्लस Q और माइनस Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट मीन्स कि इस केस में जो टोटल फ्लक्स बनेगा क्लोज्ड सरफेस में इस सफ़ियर के अंदर, दैट विल बी 0 बिकॉज ऑफ सिंपल एडिशन और द according to the definition times the total charge enclosed. So the total charge means the addition of charge, right? So if we have two charges opposite, so in that case the total flux will be 0. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव ही होते, ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो उस केस में फिर ये दोनों प्लस क्यू जो है उस केस में जो है वो फिर हम जो है वो टोटल चार्ज ही लेते, तो उस केस में भी फिर हम प्लस क्यू और प्लस क्यू लेते, तो हमारे पास टोटल चार्ज जो है 2Q बन जाता ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो द टोटल फ्लक्स इज़ बेसिकली द नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं नेट भी लिख सकता हूँ, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब इसमें और बहुत सारे चार्जेस आते हैं, तो जितने भी चार्जेस इसके अंदर आएंगे हमें उन चार्जेस का नेट चार्ज लेना होगा और उस पर हम गाउसेस लॉ को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस बात को समझ गए, डेफिनेशन और उसके साथ अटैच छोटी छोटी बातें। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। गाउसेस लॉ की जो एप्लीकेशन है मींस कि गाउसेस लॉ में अगर हम ये चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें जो गाउसेस लॉ है वो बड़ा कंफर्टेबल है रेगुलर और यूनिफॉर्म शेप्स के लिए। ठीक है, गाउसेस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो रेगुलर शेप के लिए जो है वो यूज़फुल है, एप्लीकेबल भी है और यूज़फुल भी है। उसके जो रिजल्ट्स हैं दैट आर वेरी मच एक्यूरेट और रिज़ल्ट ओरिएंटेड मींस के उसकी एप्लीकेशन। लेकिन जो इर्रेगुलर शेप्स हैं उस केस में जो गाउसेस लॉ है वो एप्लीकेबल तो है लेकिन वो इतना यूज़फुल नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जो है ये आप याद कर लें। ठीक है, बस ये आपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से याद रखना है। उसका डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है उसमें, उसको कैलकुलेट करने में, तो बस आप ये याद रखें कि जो रेगुलर शेप्स हैं उसमें ये ज़्यादा यूज़फुल है। तो हमारे जो बुक है उसके मुताबिक एक इर्रेगुलर सी शेप जो है वो ली हुई है और उसमें डिफरेंट जो है वो चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। जैसे ये देख लीजिए आप कि ये मैंने Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn ये डिफरेंट पॉइंट चार्जेस हैं और ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। इट मीन्स कि ये सेकंड केस है जिसमें नंबर ऑफ़ चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका अगर हमने टोटल फ्लक्स जो है वो फाइंड करना हो इस ऑर्बिट्रेरी शेप का और इसके अंदर जो चार्जेस हैं उसकी वजह से, तो फिर मैं वही कहूँगा कि हम इस पर जो गाउसेस लॉ है उसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। देखिए बच्चों, एक चीज़ हमने उस दिन साबित की थी, प्रूफ की थी कि
अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू के अराउंड एक सिंगल चार्ज है, ये पहला केस है, ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज। तो उस केस में अगर इसके अराउंड एक सफ़ियर हो या इसके अराउंड एक ऑर्बिट्रेरी शेप हो, तो इसका जो फ्लक्स है वो सेम रहेगा। ये बात हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में प्रूव की थी। तो इस आइडिया पर मैं ये करता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि ये जो Q1 है इसके अराउंड जो है वो एक सफ़ियर है, इस तरह Q2 के अराउंड एक सफ़ियर है, Q3 के अराउंड एक सफ़ियर है, Q4 के अराउंड एक सफ़ियर है और Qn के अराउंड एक सफ़ियर है। क्योंकि Q1 का जो फ्लक्स है वो इस सफ़ियर का जितना होगा, इस क्लोज्ड शेप का फ्लक्स भी इसका वही होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों इसमें मैं लिखता हूँ टोटल, इसमें मैं लिखता हूँ फ्लक्स थ्रू फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 कैन बी रिटन एज। अब जो Q1 का फ्लक्स है उसको हम लिख सकते हैं यूजिंग द सेम फार्मूला, Q1 इज इक्वल टू Φ1 इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये सफ़ियर के लिए हमने फ्लक्स का ये फार्मूला बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब मैं लिखता हूँ फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 कैन बी written as Φ2 and that is Q2 over epsilon naught। Similarly इसको हम नेक्स्ट चार्जेस के लिए भी लिख सकते हैं, Φ3 इज इक्वल टू Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट, एंड Φn कंटिन्यूसली जितने भी हैं चार्जेस, तो Φn जो है दैट इज़ Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने टोटल फ्लक्स लेना है इसका, तो टोटल फ्लक्स जो होगा दैट टोटल फ्लक्स विल बी द सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस ड्यू टू ईच चार्जेस, ईच चार्ज। तो Φn हमारे पास Φ1 जो है दैट इज़ Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन प्लस Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल फ्लक्स है दैट इज़ नाउ इक्वल्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ जाएगा, अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन प्लस Qn। तो जो फाई टोटल हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इन सारे क्यूज़ को ऐड करके हम कैपिटल Q जो है वो लिख लेते हैं, और फिर इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ कैपिटल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वही बात होगी जो भी मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी यहाँ पर, कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑल द चार्जेस विल बी एडेड एंड देन वी विल गेट द नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो ऑर्बिट्रेरी शेप है इसका जो टोटल फ्लक्स होगा ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड विल बी द सेम as given by Gauss's law, that is total flux is equals total charge enclosed by the closed surface divided by epsilon naught, or 1 over epsilon naught multiplies total charge Q। alright, तो इस तरह से हम इस Gauss's law को जो है वो एक प्रूफ जो है वो दे सकते हैं। alright, तो Gauss's law जो है उसकी जो एप्लीकेशन है वो किस किस्म की सरफेसेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ये मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंशन करता हूँ। तो जो ये आपने देखना है कि Gauss's लॉ से जो फ्लक्स कैलकुलेट होता है, तो Gauss's लॉ is more applicable on the surfaces, more on the is applicable, sorry इसको दोबारा लिखते हैं, Gauss's law is applicable, Gauss's law is applicable and more useful
more useful for the surfaces and conditions given by. ठीक है, गाउसीज लॉ एप्लीकेबल तो हर जगह है, राइट. गाउसीज लॉ इज एप्लीकेबल एंड मोर यूजफुल. यूजफुल जो है वो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है. तो गाउसीज लॉ इज एप्लीकेबल एंड मोर यूजफुल फॉर द सरफेस एंड कंडीशंस गिवन बाय. नंबर 1, गाउसीज लॉ ज़्यादा यूजफुल किसके लिए है? फॉर द सरफेसेस दैट आर सिमेट्रिक, फॉर द शेप्स, फॉर द शेप्स एंड surfaces that are symmetric, right? मतलब उन surfaces के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, उन shapes के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो symmetric हैं. अब ये वाली जो shape है ये symmetric shape नहीं है, तो एक sphere जो है that is a symmetric shape, तो उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है. दूसरा ये है कि for the surfaces which has same electric intensity, for the surfaces which has same electric intensity E. जैसा कि अगर मैं सफ़ियर की बात करूं, एग्जाम्पल, अगर मैं एक सफ़ियर की बात करूं तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q ले लें, तो ये जो सफ़ियर की सरफेस है इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है. ठीक है ना, तो इसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो सेम है. अगर इस सफ़ियर की बजाय हम कोई और शेप ले लें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो R है वो डिफरेंट है. तो इस प्लस Q चार्ज में ये R और ये R डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो E है और यहाँ पर जो E है वो डिफरेंट होगी. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है गाउसीज लॉ वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, यहाँ पर गाउसीज लॉ ज़्यादा यूज़फुल है, एप्लीकेबल दोनों जगह पे है. ठीक है. तीसरी बात ये कि गाउसीज लॉ वहाँ यूज़फुल है जहाँ पे सरफेस जो है सरफेसेस और सरफेस, राइट, आर either parallel or perpendicular with electric intensity. ठीक है बच्चों, तो surfaces are either parallel or perpendicular with electric intensity. आपको याद होगा जब हमने इस सरफेस सफ़ियर का जो फ्लक्स फाइंड किया था तो हमने एज्यूम किया था कि इसकी ये जो हम इतना इसमें पार्ट लेते हैं, इसका फ्लक्स कैलकुलेट करते हुए एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, और वो जो स्मॉल पार्ट है दैट इज़ दिस मच स्मॉल दैट इट इज़ फ्लैट एंड दिस फ्लैट पार्ट ऑफ द सफ़ियर इज़ परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी, वो इस एरिया के साथ जो है, इस एरिया वेक्टर के साथ तो पैरेलल है, लेकिन एरिया के साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एरिया के साथ परपेंडिकुलर है. ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 में, एरिया के साथ परपेंडिकुलर. तो सरफेसेस आर आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर विद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. तो ये जो 3 किस्म की सरफेसेस हैं जो इस तरह की हैं कि वो शेप जो है या सरफेस सिमेट्रिक है जैसे सफ़ियर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हर पॉइंट पर सेम है, और वो जो सरफेसेस हैं या तो वो पैरेलल है या वो परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पर गाउसीज लॉ जो है दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल. ठीक है, नॉट ओनली एप्लीकेबल बट वेरी मच यूज़फुल, एंड इट इज़ ईजी टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट जो है ना सिचुएशंस में. तो इस तरह की जो तीनों कंडीशंस हैं वो अगर किसी सरफेस में आ जाएं तो फिर उस सरफेस को हम कहते हैं गाउसियन सरफेस. ठीक है, ये आपके सिलेबस में है कि गाउसियन सरफेस जो है वो डिस्कस होगी. तो ऐसी सरफेस जिसमें तीनों कंडीशंस के वो सरफेस सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, सरफेस सिमेट्रिक भी है, वो सरफेस जो है वहाँ ई जो है हर पॉइंट पर सेम है, और उसमें सरफेस या पैरेलल या परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ, उसको हम कहेंगे
गॉसियन सरफेस। तो जो इसके बाद जो है ना इसके बाद हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़नी है गाउसी's लॉ की, और उन तीनों एप्लीकेशंस में हमने ये गॉसियन सरफेस जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करना है, और उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ लेक्चर नंबर 6 में को, और जो तीनों एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, इसमें कोई क्वेश्चंस हों उसको कमेंट्स में लिखिए और डेफिनेटली पूछें आप। तो लेक्चर नंबर 7 में फिर आपसे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।